युग भी फुसफुसाते हुए पूछता है, प्लानिंग कर रहे हो, पर किस चीज की? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कार्यक्रम की। युग बिचकते हुए कहता है, कार्यक्रम की मतलब? तुम लोग रात में पीने की प्लानिंग कर रहे हो? अभिमन्यु युग की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, युग तुझे तो पता ही है ये कछुआ और कायर कितना डरते हैं, और इनके डर का एक ही इलाज है। इसलिए मैंने ही इन्हें बाटली लेने भेज दिया ताकि रात में ये चैन से सो सके और भूल से भी घाट के आसपास नहीं जाए, क्योंकि तुझे पता है ना, आज रात जो भी घाट पर जाएगा जिंदा लौट कर नहीं आएगा। अभिमन्यु का जवाब सुनकर युग का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसने प्लानिंग का नाम सुनकर कुछ और ही सोच लिया था। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और युग से पूछता है, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटक गया अचानक से? युग नाराजगी के साथ कहता है, लटकेगा नहीं तो क्या होगा? तूने प्लानिंग की बात करी तो मुझे लगा तुम लोग रात में यक्षिणी का कुछ करने का सोच रहे होगे ताकि वो किसी को अपना शिकार ना बनाए। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या युग? तू ये सोच भी कैसे सकता है कि हम लोग भूलकर भी आज रात घाट पर जाएंगे? हमें मरना थोड़ी है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, तो तेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होने का क्या फायदा जब तू कुछ कर ही नहीं सकता? तू ये खुद को ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट कहना छोड़ दे, समझा? और ये बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल ले, दिन भर फूकते भी जाना और बेचते भी जाना, तेरे दोनों काम हो जाएंगे। युग का चेहरा देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि युग उससे नाराज था। अभिमन्यु युग को मनाते हुए कहता है, ये युग तू तो नाराज ही हो गया। यक्षिणी से मुकाबला करने के लिए ना हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसको क्या अभिशाप मिला था, तभी हम उसका कुछ कर सकते हैं। और हमें उसके अभिशाप के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि उसके अंदर एक डायन के गुण हैं, और कुछ नहीं पता उसके बारे में। युग कुछ जवाब नहीं देता है। मायूसी के साथ कमरे में लगे आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा देखने लग जाता है। अभिमन्यु अपनी जगह पर ही बैठे रहता है। युग अपने हाथों से अपने बालों का पानी झाड़ने लग जाता है। युग अपने बालों का पानी झाड़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर आईने में पड़ती है और वो देखता है कि उसकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है, जैसे कोई श्राप हो जिसके कारण ये सब हो रहा हो। ये सब देखकर युग दंग रह जाता है। वो अपने बालों का पानी झाड़ना छोड़ देता है और अपने सीने को छूने लग जाता है। उसका सीना जो कुछ देर पहले गोरा था, अब वो धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। सिर्फ उसका सीना ही नहीं, उसका पूरा शरीर काला पड़ने लग गया था। जब युग का चेहरा भी काला पड़ जाता है और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छूकर देखने लग जाता है, तभी अचानक से उसके सामने लगा कांच अपने आप चटकने लग जाता है और कुछ इस तरह टूटता है जैसे उसके टुकड़े युग के ऊपर किसी ने फेंके हो। कांच के टुकड़े कहीं चुभ ना जाए, इसलिए वो अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लेता है। कांच के टुकड़े बड़ी तेजी के साथ युग की तरफ आए थे। कुछ देर बाद जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने लगा कांच टूट तो गया था, पर उसे एक कांच का टुकड़ा तक नहीं चुभा था। ये सब देखकर अभिमन्यु भागते हुए युग के पास जाता है और हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ये कांच कैसे टूट गया? पहले तो युग चुप ही रहता है, पर कुछ देर बाद जब सदमे से बाहर निकल जाता है तो कहता है, हाँ ठीक हूँ यार, मैं पता नहीं कैसे टूट गया ये अपने आप। अभिमन्यु फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों को देखते हुए कहता है, तेरी मौत आईने ने अपने ऊपर ले ली। युग हैरानी के साथ कहता है, मेरी मौत आईने ने अपने ऊपर ले ली मतलब? अभिमन्यु बड़ी आंखें करते हुए कहता है, तुझे शकुन शास्त्र के बारे में नहीं पता क्या? युग मुंह बनाते हुए पूछता है, ये शकुन शास्त्र क्या होता है? अभिमन्यु जवाब देता है, शकुन शास्त्र ये वो शास्त्र है जिसमें भविष्य में हमारे साथ होने वाले अच्छे और बुरे के बारे में संकेतों के द्वारा कई बातें बताई गई है। हिंदू शास्त्रों में कई ऐसे शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास करवा देते हैं। जैसे कि ये आईने का टूटना। कहते हैं कि आईने का टूटना बहुत बुरा होता है। अगर आपके घर का आईना अपने आप टूट जाता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर आने वाली बला को आईने ने अपने ऊपर ले ली है। युग धीरे से कहता है, मतलब मेरे ऊपर जो बला आने वाली थी
वो आईने ने अपने ऊपर ले ली। अभिमन्यु युग की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, इतना ही नहीं, आईने से जुड़े कई शकुन अपशकुन हैं। 1 वर्ष तक के बच्चे को दर्पण दिखाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं उससे उसके जल्दी दांत नहीं आते हैं, और यदि कोई नवविवाहित अपनी शादी का जोड़ा पहनकर श्रृंगार सहित खुद को टूटे दर्पण में देखती है तो वो भी अपशकुन होता है। आईना खरीदते वक्त भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो गोल और अंडाकार नहीं होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। युग बिचकते हुए कहता है, ऐसा क्यों? अभिमन्यु जवाब देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि गोल और अंडाकार आईना घर की सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। युग हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं होता यार, तू ना कुछ भी बोलता है। अभिमन्यु गंभीर स्वर में कहता है, मैं वही बात बता रहा हूं जो शास्त्रों में बताई गई है, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, समझा? मैं तो अभी भी कहता हूं, तेरे पास वक्त है, अपना लॉकेट वापस पहन ले। देख, आईने के पास ही रखा है, हो सकता है कि इसी वजह से तू बच गया हो, वरना जितनी स्पीड से कांच के टुकड़े तेरे करीब आए थे, मुझे तो लगा तेरे चेहरे का हुलिया ही बदल देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तो फिर शुरू हो गया, कितनी बार कहूं मुझे ये लॉकेट नहीं पहनना, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमन्यु और युग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कायर और कछुआ आ जाते हैं। कछुए ने अपने हाथ में बड़ी सी काली पॉलिथीन पकड़ी हुई थी जो किसी सामान से भरी हुई थी। कछुआ युग और अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या करने वाले थे? और युग, तो ये टॉवेल क्यों लपेटा हुआ है? मुझे ना तुम दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, लगता है हम दोनों गलत वक्त पर आ गए हैं। चल कायर, थोड़ी देर से वापस आते हैं, करने दे इन्हें जो ये करने वाले थे। युग और अभिमन्यु कछुए के सवालों का कुछ जवाब देते उससे पहले ही कायर की नजर फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों पर पड़ जाती है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, ये आईना कैसे टूट गया? तुम दोनों में से किसी को चोट तो नहीं आई ना? अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो सब मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगा, पहले युग तू मेरे साथ जल्दी से चल। युग हैरानी के साथ कहता है, कहाँ पर? अभिमन्यु जवाब देता है, ये अपनी ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं है ना, उसके पास। युग बिचकते हुए कहता है, कुएं के पास? पर क्यों? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, जब घर का आईना टूट जाता है तो आपके ऊपर आने वाली मुसीबत तो टल जाती है, पर पूरी तरह नहीं। उसके लिए घर के पास बाग में बने जल कुंड में अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देखनी पड़ती है। यहाँ आसपास बाग तो है नहीं, पर कुआं है, तो उसमें जब तू अपने आप को देखेगा तो उससे काम चल जाएगा। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, नहीं यार, मैं नहीं चल रहा। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, देख युग, तुझे लॉकेट नहीं पहनना तो मत पहन, पर तुझे मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी, तुझे मेरे साथ कुएं के पास चलना ही पड़ेगा। युग जानता था अभिमन्यु अपनी बात मनवा कर ही मानेगा, इसलिए वो मजबूरी में कहता है, ठीक है चलता हूँ, पर पहले कपड़े तो पहन लूं या ऐसे ही टॉवेल पर चलूं? अभिमन्यु फटाक से कहता है, ऐसे ही चल, कोई जरूरत नहीं है कपड़े पहनने की, कौन सा दूर जाना है, घर के पीछे ही तो जाना है। इतना कहकर अभिमन्यु युग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लग जाता है। कायर और कछुआ उन दोनों को घूरते रहते हैं। उन्हें युग और अभिमन्यु की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। कछुए ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच लिया था। कछुआ धीरे से बड़बड़ाता है, मैं बोल रहा हूं ना, इन दोनों के इरादे ठीक नहीं है, वहां कुएं के पास जाकर देखना, जरूर ये दोनों वही करेंगे जो हमारे आने से पहले करने वाले थे, तभी तो अभिमन्यु युग को टॉवेल पर ही ले जा रहा है। अभिमन्यु जाते हुए कायर और कछुए से कहता है, तुम दोनों मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? कमरे के अंदर जितने भी कांच के टुकड़े फैले हैं सब साफ करो, एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए, और इन्हें इकट्ठा करके फेंकना मत, बल्कि जमीन के अंदर गाड़ देना, समझे? कायर बिचकते हुए कहता है, गाड़ना है? पर क्यों? अभिमन्यु कायर की बात को काटते हुए कहता है, वो सब मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, पहले जो बोला है वो करो। इतना कहकर अभिमन्यु युग को लेकर वहां से चला जाता है। अभिमन्यु के जाते ही कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है,
यार ये अभिमन्यु ने हमें समझ क्या रखा है? जब देखो ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहता है। कभी इसके लिए शराब लेने जाओ तो कभी इसके लिए कांच साफ करो तो कभी कुछ और करो। नौकर समझ कर रखा है इसने तो हमें। काया झट से कहता है, वो इसलिए क्योंकि शराब के पैसे उसी ने दिए हैं। और भूल मत, पीने में सबसे ज्यादा पैसे वो ही मिलाता है। मिलाता क्या है वो ही देता है। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, यार एक बात बता, इसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था से निकाल दिया गया था, मतलब इसकी जॉब चली गई थी, फिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कायर अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, पता नहीं यार कहाँ से आते हैं, पर जब दारू के लिए पैसे देता है ना, तो मेरे मन में तो ये आता है कि जहां से भी आते हो बस आते रहे। इस तरफ रोंगकामुचा गांव में हवेली के अंदर अमोदिता और रजनी युग पर पुतली टोना कर रही थी। कांच टूटना इसी का असर था कि धीरे धीरे युग पर पुतली टोने का असर होना शुरू हो गया था। अमोदिता शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा मां तुमने? इंसान के शरीर के अंदर अमृत और विष होता है? रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, इंसान के शरीर के अंदर अमृत और विष दोनों होता है, पर हर स्त्री और पुरुष के शरीर में अमृत और विष का स्थान अलग अलग होता है। इनकी गति और आकार भी महीने के 30 दिन में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। स्त्री और पुरुष में ये स्थिति विपरीत क्रम में होती है। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, माँ, मतलब मेरे शरीर के अंदर भी अमृत और विष है? रजनी जवाब देती है, हाँ, पर ये वो वाला अमृत और विष नहीं है जो तू समझ रही है। ये जादू टोने करने वाला विष है। जब हमें सामने वाले का अच्छा करना होता है तो हम उसके शरीर की विष वाली जगह ढूंढकर पुतली में टोना करते हैं, और जब किसी का बुरा करना होता है तो उसके शरीर की अमृत वाली जगह ढूंढकर पुतली टोना किया जाता है। अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ, हमारे शरीर में अमृत कहाँ पर होता है? रजनी अपने दिमाग पर जोर देते हुए जवाब देती है, शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक पुरुषों के शरीर में अमृत दाएं से बाएं में उसके अंगूठे, पैर, पीठ, कोहनी, घुटना, लिंग, नाभि, हृदय, स्तन, गला, नाक, कान, आँख, भौं, कनपट्टी, कपोल, मूर्धा में होता है। और इसी क्रम में स्त्रियों में शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक अमृत का स्थान बाएं से दाएं होता है। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, और विष का स्थान माँ? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ बता रही हूँ नालायक लड़की, थोड़ा सब्र तो रख। रजनी कुछ याद करते हुए कहती है, पुरुषों में विष का स्थान शुक्ल पक्ष से नवमी तक हृदय, स्तनकंठ, नाक, आँख, कान, भ्रुकुटी, मध्यमूर्धा, मध्य शंख, मध्य में दाएं अंगूठे से ऊपर की ओर, और स्त्रियों में बाएं अंगूठे से ऊपर की ओर होता है। अमोदिता फिर बोल पड़ती है, और शुक्ल दशमी से कृष्ण नवमी तक माँ? रजनी जवाब देती है, उस वक्त भूमध्य शंख, मध्य कान, आँख, नाक, कंठ, स्तन, हृदय, नाभि, लिंग या योनि, इस समय इन स्थानों में पुरुष में ऊपर से बाएं विष होता है, स्त्रियों में दाएं से। अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, हमें युग जी को अपने वश में करना है, इसलिए हमें उनके शरीर में अमृत कहाँ पर है इस चीज का पता लगाना है। रजनी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक समझी तू। रजनी अमोदिता के हाथों से युग की पुतली लेती है और उसे अपने सामने रख देती है। रजनी अपने बगल से एक बड़ी सी कील उठाती है और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए युग की पुतली पर वो कील फेरने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कहीं ये कील तुम युग जी को चुभाने वाली तो नहीं हो ना? मैंने फिल्मों में देखा है, वो लोग ऐसे ही करते हैं और कील चुभा देते हैं तो सामने वाले को बहुत दर्द होता है। तुम ऐसा कुछ मत करना माँ, मैं नहीं चाहती युग जी को मेरी वजह से कुछ दर्द हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ते रहती है। अमोदिता डरते हुए कहती है, माँ बोलो ना, तुम क्या कर रही हो? चुप क्यों हो? मेरे सवालों का जवाब दो। तुम युग जी को तकलीफ तो नहीं दोगी ना?
रजनी युग की पुतली पर कील फेर ही रही थी कि उसके सीने वाली जगह पर कील लाकर रोक देती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अमोदिता कपकपाते हुए कहती है, माँ, ये तुमने युग जी के दिल पर लाकर कील क्यों रोक दी? आखिर क्या बात है? रजनी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद जब रजनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसकी आंखों की काली पुतली भी गायब हो चुकी थी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, माँ, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? रजनी अमोदिता की बात को काटते हुए गुस्से के साथ कहती है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, मैं राजेश बिहार से। मेरा नया मोबाइल फोन देखा? पता है मैंने कैसे लिया? ज़ूपी पर लूडो खेल। ये गेम एकदम आसान है। खेलो, जीतो और विनिंग्स निकालो यूपीआई से। पहले मैं ये गेम्स फ्री में खेला करता था, अब मैं बड़े बड़े गेम्स जीतता हूँ यूं। तो तुम भी ट्राई करो ज़ूपी और जीतो 10 लाख तक। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। शर्तें लागू, केवल 18 साल से ऊपर के लिए। रजनी अमोदिता की बात को काटते हुए गुस्से के साथ कहती है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अमोदिता बौखलाहट के साथ रजनी से पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और ये क्या बातें कर रही हो? रजनी अमोदिता की बात को काटते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी। इतना कहकर रजनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वापस से मन ही मन कोई सा मंत्र दोहराते हुए युग की पुतली पर कील फेरने लग जाती है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ को क्या हो गया? ये वही प्रक्रिया फिर से क्यों करने लग गई? प्रक्रिया जब फिर से पूरी कर लेती है और रजनी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि इस बार भी कील युग की पुतली के दिल पर ही रुकी थी। रजनी नाव में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर रजनी वापस से अपनी आंखें बंद करती है और दोबारा मंत्र पढ़ने लग जाती है। रजनी बार बार एक ही प्रक्रिया करे जा रही थी, पर कील हमेशा वहीं पर आकर रुक रही थी। रजनी को ये सब करते हुए देख अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ को क्या हो गया? कहीं ये काला जादू करते करते पागल तो नहीं हो गई है? माँ ने बोला भी तो था कि जादू टोना करना इतना आसान नहीं, एक गलती और आप सीधे मौत के घाट। अमोदिता रजनी को देखकर डरने लग गई थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि रजनी क्या कर रही थी, क्यों बार बार एक ही विधि कर रही थी। जब हर बार कील युग की पुतली के दिल पर ही आकर रुकती है तो रजनी हार मान लेती है और वो थक कर बैठ जाती है। अमोदिता बड़ी हिम्मत के साथ पूछती है, क्या हुआ माँ, कुछ बताओगी? रजनी कील को देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है, माँ, ये तुमने क्या लगा रखा है जब से? ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? रजनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, तुझे पता है अमोदिता, युग कोई आम इंसान नहीं है। अमोदिता बिचकते हुए कहती है, आम इंसान नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है माँ? रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मतलब ये कि तुझे पता है युग के शरीर में अमृत और विष दोनों एक ही जगह पर है, वो भी उसके दिल में। मैंने आज तक ना ही सुना है ना ही पढ़ा है कि किसी के शरीर में अमृत और विष दोनों ही एक जगह पर हो सकते हैं, वो भी उसके दिल के अंदर। जैसे ही रजनी दिल शब्द का जिक्र करती है अमोदिता को यक्षिणी की याद आ जाती है। अमोदिता डरते हुए कहती है, माँ, दिल तो यक्षिणी को भी पसंद है ना, वही तो मर्दों को मारकर उनका दिल निकाल लेती है। कहीं यही वजह तो नहीं कि यक्षिणी ने अभी तक युग जी को नहीं मारा? याद है आपको जब कर्ण पिशाचिनी से हमने पूछा था कि युग जी पर किया गया वशीकरण किसने तोड़ा, तो उसने कहा था यक्षिणी ने, और यक्षिणी ही युग जी की हर कदम पर मदद कर रही थी। मुझ पर तो 2-3 बार हमला उसी ने तो किया था। कहीं यक्षिणी ये सब कुछ युग जी के दिल के लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि युग जी का दिल नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, उसमें एक खासियत है।
रजनी को अमोदिता की बातों पर यकीन होने लग गया था, क्योंकि उसने जो उसके सामने तर्क पेश किए थे वो काफी हद तक ठीक थे। यही वजह थी कि यक्षिणी युग को ग्रेवयार्ड कोठी में रहने दे रही थी और उसने अभी तक युग को नहीं मारा था। अमोदिता डरते हुए कहती है, माँ, आज रात तो अमावस्या है ना? वही रात जब यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है। कहीं इस बार यक्षिणी मेरे युग जी को तो अपना शिकार नहीं बनाने वाली, क्योंकि उनके दिल में आज अमृत और विष दोनों एक ही जगह पर है। कहीं यक्षिणी को वही अमृत और विष तो नहीं चाहिए। रजनी अमोदिता के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती। वो भी गहरी सोच में पड़ गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यक्षिणी को युग के दिल का अमृत और विष क्यों चाहिए था। अमोदिता रजनी को हिलाते हुए कहती है, माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, मेरे युग जी को बचा लो, वरना वो यक्षिणी आज रात मेरे युग जी को अपना शिकार बना लेगी। मैं युग जी को खोना नहीं चाहती। युग जी मेरे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर अमोदिता रोने लग जाती है। रजनी गुस्से में कहती है, रो मत अमोदिता, एक सौदाइन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। यक्षिणी तो रात में युग को अपना शिकार बनाएगी ना, पर उससे पहले हम युग को अपना शिकार बना लेंगे, उसे अपने वश में करके, उस पर पुतली टोना करके। रजनी की बात सुनकर अमोदिता रोना बंद कर देती है और अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि अमोदिता को पता था कि उसकी माँ रजनी भले ही कैसी भी हो, पर है तो एक माँ ही। उसके अंदर भी माँ की ममता है, और एक माँ अपने बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। रजनी युग की पुतली को देखते हुए कहती है, हमें तो युग के शरीर में बस ये ढूंढना था ना कि उसके शरीर में अमृत कहाँ पर है, और वो हमने ढूंढ लिया है। हमें क्या मतलब अगर उसके दिल में अमृत और विष एक जगह पर एक साथ है तो? हमें बस उसके दिल का अमृत निकालना है, समझी? अमोदिता हिचकिचाहट के साथ कहती है, माँ, अमृत निकालने से युग जी को दर्द तो नहीं होगा ना? रजनी धीरे से कहती है, ये कैसी बात कर रही है नालायक लड़की? अब शरीर के अंदर से कुछ भी निकालेंगे तो दर्द तो होगा ना, तो जाहिर सी बात है अमृत निकालने से भी होगा। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तो फिर रहने दीजिए माँ, ये पुतली टोना मत कीजिए। मैं नहीं चाहती युग जी को मेरी वजह से जरा सा भी दर्द पहुंचे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या नालायक लड़की? इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं और तू कदम पीछे हटाने के लिए बोल रही है? जरा सोच कर देख, अगर हमने युग को अपने वश में नहीं किया तो रात में यक्षिणी उसे अपना शिकार बना लेगी। यक्षिणी युग को अपना शिकार बनाए उससे पहले हमें युग को अपने वश में करना होगा, समझी? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती है, पर रजनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाती है कि उसका भी जवाब हाँ ही था। वो नहीं चाहती थी कि यक्षिणी युग को शिकार बनाए। रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, अब मैं विधि पूरी करने जा रही हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना, मुझे बीच में टोकना मत, वरना कील पुतले के अंदर जरा सी भी यहाँ से वहां पर गढ़ी तो युग की सीधे मौत हो जाएगी, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है और अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाती है। रजनी अपनी आंखें बंद करती है और कील युग के पुतले के ऊपर फेरने लग जाती है। अमोदिता मन ही मन सोचती है, ये माँ कहीं युग जी को मार ना दे। ये तो आंखें खोलकर सुई में धागा नहीं डाल पाती है और आंखें बंद करके कैसे युग के पुतले के सीने में कील घुसाएगी। रजनी जैसे जैसे युग के पुतले पर कील फेरते जा रही थी, अमोदिता के दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। देखते ही देखते रजनी झट से युग के पुतले में कील घुसा देती है। अमोदिता की जान हलक में आ गई थी। उसे डर सताने लग गया था कि कहीं रजनी ने कील गलत जगह पर तो नहीं घुसा दी और युग को कुछ हो तो नहीं गया था। अगले ही पल जब रजनी अपनी आंखें खोलती है तो उसके चेहरे की रौनक इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने कील एकदम सही जगह पर घुसाई है। कील युग की पुतली के दिल में अमृत वाली जगह पर ही लगा था। रजनी खुश होते हुए कहती है,
काम बन गया। अब युग को तेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अमोदिता, बस अब एक आखिरी चरण बचा है क्रियाविधि का। अब हमें इस पुतली के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। उसके बाद युग तेरा। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, अभी और भी कुछ बचा है क्या माँ? मुझे तो लगा क्रियाविधि पूरी हो गई। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, इतना आसान होता जादू टोना करना तो कोई भी कर लेता। अभी पुतली के अंदर प्राण डालने तो बचे ही है। वैसे भी अभी तक तूने किया ही क्या है? जो किया है मैंने ही तो किया है। अब तेरी बारी है। जो जो मंत्र मैं बोलती जाती हूँ उसे दोहराते जा, समझी? अमोदिता रजनी की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ माँ, समझ गई। रजनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे ही देखते हुए अमोदिता भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन दोनों के एकदम बीचों बीच युग की पुतली रखी हुई थी, जिसमें दिल वाली जगह पर कील घुसी हुई थी। रजनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, अमुष्य प्राणैः प्राणा अमुष्य जीवैः स्थिति अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि अमुष्य वामनं प्राणा इहायान्तु स्वाहा। अमोदिता भी मंत्र दोहराने लग जाती है। इस तरफ अभिमन्यु युग का हाथ पकड़कर उसे टावल पर ही ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं था उस तरफ ले जा रहा था। युग अभिमन्यु को बार बार मना कर रहा था कि उसे कुएं के पास नहीं जाना, पर वो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, यार मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तो क्यों जिद कर रहा है? अभिमन्यु युग को आगे खींचते हुए कहता है, जिद मैं कर रहा हूं या तू कर रहा है? ना ही तुझे लॉकेट पहनना है और ना ही तुझे कुएं के अंदर अपनी परछाई देखनी है। तू कभी मेरी कोई बात क्यों नहीं मानता है? अभिमन्यु के सवाल सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि अभिमन्यु का कहना काफी हद तक ठीक था। युग कभी उसकी कोई बात नहीं मानता। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यार ठीक है, चल रहा हूं तेरे साथ, पर कम से कम कपड़े तो पहनने देता। टावल पर ही ले आया, गलती से खुल गया तो? अभिमन्यु युग का हाथ छोड़ते हुए कहता है, खुल गया तो खुल गया, तू इतना क्यों शर्मा रहा है? यहाँ पर थोड़ी कोई लड़की तुझे देखने वाली है, अकेला मैं ही तो हूँ। अभिमन्यु अपने हाथ से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एक काम कर, तू जाकर कुएं में अपनी परछाई देख, मैं हल्का होकर आता हूँ। युग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, जा तू। युग अपने कदम कुएं की तरफ बढ़ाने लग जाता है और अभिमन्यु टॉयलेट करने लग जाता है। युग अपने कदम कुएं के पास बढ़ाते हुए खुद से कहता है, ये अभिमन्यु के भी ना बहुत नखरे हैं, कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कम कोई ढोंगी बाबा ज्यादा लगता है। कुछ दूरी पर ही अभिमन्यु हल्का हो रहा था। अभिमन्यु टॉयलेट करते हुए कहता है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी देर से रोक कर खड़ा था, कुछ देर और अंदर रहता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। ऊपर से ये युग अलग परेशान करता है। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु हल्का हो ही रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ मुझे! अभिमन्यु उस आवाज को सुनते हुए कहता है, ये कैसी आवाज थी? कुछ सुनी सुनी लग रही है, कहीं आवाज युग की तो नहीं थी? इतना कहकर अभिमन्यु अपनी पैंट की जिप बंद करता है और अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाने लग जाता है। कुएं के पास जाते हुए भी अभिमन्यु के दिमाग में यही बात चल रही थी कि चीखने की आवाज आखिर किसकी थी? कहीं युग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? जब अभिमन्यु कुएं के पास पहुंचता है तो दंग रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि युग वहां पर नहीं था। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये युग कहां पर चला गया? मैंने तो इसे कुएं के पास जाने ही बोला था, होना तो उसे यहीं पर चाहिए था। आखिर कहां चले गया ये भी ना बिना बताए कहीं भी चला जाता है, कुछ समझता ही नहीं है। कुछ देर तक अभिमन्यु अपने आसपास देखता है। जब उसे युग दिखाई नहीं देता है तो वो खुद से कहता है, कहीं ये युग मुझे चकमा देकर कोठी के अंदर तो नहीं चला गया? जरूर वहीं पर गया होगा, तभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी ना बड़ा जिद्दी है। मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी, कम से कम बताकर तो कोठी में जाना था।
अभी से जाकर बताता हूँ। ऐसा कोई करता है क्या? यहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ और वो मजे से अंदर बैठा है। अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाता है। जब ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो देखता है कि युग वहां पर भी नहीं था। हॉल में पहुंचकर अभिमन्यु युग को आवाज लगाता है, युग, युग, कहां पर है तू? पर युग का कुछ जवाब नहीं आता। आवाज लगाते लगाते ही अभिमन्यु युग के कमरे के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर कायर और कछुआ कांच के टुकड़े को उठा रहे थे। अभिमन्यु कायर और कछुए से पूछता है, यहाँ पर युग आया क्या? कायर और कछुआ अभिमन्यु को उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं देते, उल्टा उसे घूरने लग जाते हैं। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अरे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? युग आया था क्या यहाँ पर? कछुआ अभिमन्यु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तू इतनी जल्दी आ गया? तू ही तो युग को अपने साथ लेकर गया था ना कुएं के पानी में उसकी सूरत दिखाने? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गया था, पर अब वो वहां पर नहीं है। मुझे लगा वो कोठी में गया होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया, पर वो तो नीचे भी नहीं है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, अगर युग नीचे नहीं है तो फिर कहाँ गया? वो तो टॉवेल पहना हुआ है, बिना कपड़े के तो कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। कोई सोच तक नहीं पा रहा था कि युग बिना कपड़ों के कहाँ जा सकता था, वो भी बिना बताए। हेलो दोस्तों, मैं राजेश बिहार से। मेरा नया मोबाइल फ़ोन देखा?